नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कि साम्राज्य निर्माण में ब्रिटिश नीतियां, साम्राज्य निर्माण में ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश नीतियां, साम्राज्य निर्माण में ब्रिटिश नीतियां, साम्राज्य निर्माण में ब्रिटिश नीतियां, यही आज का हम लोग का टॉपिक भी है। अब साम्राज्य निर्माण में क्या ब्रिटिश नीतियां थी, तो इस संदर्भ में हम लोगों को 5 नीतियों को देखना पड़ेगा और इसी में पूरा मॉडर्न इंडिया आपका है। अगर इन 5 नीतियों को हम लोग देखेंगे तो आज बहुत सारी वैसी चर्चा को भी मैं यहाँ पे करूँगा जो हम लोग ओवरऑल मॉडर्न इंडिया में पढ़ने वाले हैं। तो अब यह ब्रिटिश नीति क्या है साम्राज्य निर्माण के संदर्भ में ब्रिटिश नीति। तो साम्राज्य निर्माण के संदर्भ में ब्रिटिश नीतियों का निर्माण कब से हुआ, हमने बताया कि 5 प्रमुख नीतियां हैं। एक नीति हम लोग देखें तो 1765 से पूर्व की नीति, 1765 से पूर्व की नीति, यानी 1765 हमने इसलिए क्योंकि तब तक प्लासी और बक्सर का युद्ध हो चुका था और इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसके पूर्व की नीति क्या थी। एक दूसरी नीति हम लोग देखेंगे तो वह 1765 से 1813 के बीच की नीति, 1765 से 1813 के बीच की नीति, तो एक तो हम लोग यहां देखेंगे। तीसरी जो नीति है वह आपको 1813 से लेकर और 1857 तक, 1813 से 1857 तक की नीति, तो यह 3 नीति है। और उसके बाद चौथी जो नीति है वह आपको 1857 से 1935 तक की नीति को हम लोग देखेंगे, यानी 1857 से 1935। और 5वीं जो नीति है वह 1935 से 1947। तो हम लोग यहां 47 तक को समझ पाएंगे, आजादी तक के। इसलिए मैंने बताया कि आज हम लोग ओवरऑल बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं। अब यहां पे आप देखें तो 1765 से पूर्व की जो नीति थी वह नीति क्या थी, किस प्रकार की नीति थी। तो 1765 से पूर्व की नीति आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वह आपको समानता के लिए संघर्ष करती नजर आएगी। समानता के लिए संघर्ष, हमने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था पूर्व के देशों के साथ, इसलिए 1599 में 80 सदस्यीय व्यापारिक कंपनी स्थापित की गई थी। इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था कि वह पूर्व के देशों के साथ व्यापार करे। धीरे धीरे यह कंपनी आई तो अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करती है। अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के बाद फिर यह अपनी स्थिति को मजबूत कर लेती है। उसके बाद फिर उस समय कोई केंद्रीय शक्ति वैसी बची नहीं थी। सभी राज्य जो थे वे आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और उसी प्रतिद्वंदिता में यह भी कूद पड़ते हैं। अन्य राज्यों ने सिर्फ इन्हें आर्थिक संदर्भों में ही समझने का प्रयास किया था। एकमात्र टीपू ऐसा शासक था जो आर्थिक के साथ साथ इनको राजनीतिक संदर्भों में भी समझने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी और राजनीतिक शून्यता की स्थिति होने के कारण आपस में सभी राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और ऐसे में ब्रिटिश भी उसी प्रतिद्वंदिता में उतरते हैं। अभी इनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि यह भारत में साम्राज्य या राज्य की स्थापना कर सके। तो यहाँ पे जो भी हम लोग देख पा रहे हैं तो यह समानता के लिए संघर्ष है। इस समय तक समानता के लिए संघर्ष, क्योंकि प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी थी।
उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य नाम मात्र का रह गया था। अब मुगल साम्राज्य की भी कोई वैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी अन्य शक्तियां थीं बची हुई जो अंग्रेजों को चुनौती दे सकती थी। अन्य यूरोपीय कंपनियां भी थीं जो अगर साम्राज्य निर्माण की दिशा में यह प्रयास करते हैं तो इनको फिर चुनौती मिलता, इनको व्यापारिक नुकसान होता। तो इसलिए अभी यह फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। और यहां तक आप देखते हो तो जो संघर्ष है भारतीय राज्यों के साथ में, वह संघर्ष सिर्फ समानता के लिए संघर्ष है। यहाँ पे आर्थिक रियायत प्राप्त करना, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है। जैसे 1757 में आप देखते हो प्लासी में सत्ता परिवर्तन किया जा रहा है। उसके बाद फिर 1764 में बक्सर का जो युद्ध लड़ा जा रहा है, बक्सर के युद्ध लड़ने के बाद फिर किस प्रकार से इलाहाबाद की संधि की जा रही है। और उसके बावजूद भी जब द्वैध शासन लागू किया जा रहा है तो द्वैध शासन लागू करने पर भी यहाँ पे कोई डायरेक्ट अभी इनके द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, बल्कि अहस्तक्षेप की नीति का यह पालन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से अभी भारतीयों को ही शासन सौंपे हुए हैं और यह सिर्फ राजनीतिक रियायत प्राप्त कर रहे हैं, यह सिर्फ आर्थिक रियायत प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी तक इनका यही उद्देश्य था। लेकिन 1765 के बाद हम लोग देखते हैं जब इलाहाबाद बक्सर का युद्ध होता है और इलाहाबाद की संधि होती है, तो यहां से अब इनकी जो नीति है वह नीति भी बड़ा अचानक से परिवर्तित होता है। यह नीति परिवर्तित होता है क्योंकि बंगाल को इन्होंने जीत लिया, और बंगाल ही नहीं, बंगाल बिहार तक इनकी जीत हो चुकी थी। बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक ये जीत प्राप्त कर चुके थे, लेकिन डायरेक्ट सत्ता अपने हाथों में नहीं रखे हुए थे। लेकिन सत्ता का संचालन इनके द्वारा ही हो रहा था, जो हम लोगों ने देखा भी द्वैध शासन में, जिसमें निजामत और दीवानी का अधिकार दोनों प्राप्त किए हुए थे। दीवानी का अधिकार मुगल शासक से प्राप्त कर लिए थे और निजामत का अधिकार बंगाल के आपको सूबेदार से प्राप्त कर लिए थे, नवाब से प्राप्त कर लिए थे। इन सब का हमने चर्चा भी किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो समझना आपको जरूरी है। इनकी नीति में परिवर्तन होता है, क्यों? तो यहाँ पे जो नीति है वह नीति आपको घेरे की नीति के नाम से जाने जा रही है। यह जो नीति है वह आपको घेरे की नीति का विकास किया जा रहा है। अब घेरे की नीति यानी अब ये चाहते हैं कि जो क्षेत्र इन्होंने जीता है उस क्षेत्र के बाहरी इलाका जो है वो हमारा बफर स्टेट के रूप में काम करे, सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करे, सुरक्षा दीवार के रूप में काम करे, जिससे हम सुरक्षित रहें। तो इस नीति का अब वे पालन कर रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि वे आपको अवध के नवाब के साथ, मुगल साम्राज्य के साथ, बंगाल के नवाब के साथ उन्होंने संधि की, इलाहाबाद की संधि, और अब बंगाल के क्षेत्र पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो जब बंगाल के क्षेत्र पर इनका नियंत्रण स्थापित हुआ तो अब ये चाह रहे हैं, क्योंकि अभी अन्य शक्तियां भी हैं उत्तर में, कम से कम मुगल शासकों से अब उतना खतरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुगल शासक अभी थे बने हुए, और डायरेक्ट मुगल शासक के ऊपर अगर मुगल शासक के ऊपर यह अटैक करते हैं तो फिर अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं इनको लेकर एक शंका की भावना उत्पन्न होती, और मुगलों के प्रति जो निष्ठा की जो भावना थी मुगल शासकों के प्रति आम जनमानस में, वो कहीं ना कहीं वह प्रबल हो जाती, और उसके बाद फिर विरोध इनको झेलना पड़ता, अन्य शक्तियां भी मिलकर इनको बाहर कर देती। तो ऐसा हो सकता था, इसलिए इन्होंने अभी जो नीति अपनाई वह आपको घेरे की नीति के नाम से इसे जाना जाता है। और इसी घेरे की नीति यानी अप्रत्यक्ष शासन, यह क्या है घेरे की नीति? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष शासन, यानी प्रत्यक्ष शासन ना करके अप्रत्यक्ष शासन, और इसलिए बंगाल में द्वैध शासन चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि उत्तरदायित्व विहीन अधिकार और अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। एक के पास उत्तरदायित्व है तो उसके पास अधिकार नहीं है, और जिसके पास अधिकार है उसके पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यही है ना द्वैध शासन, यही मैंने बताया भी है। तो यह आप देखो तो घेरे की नीति यानी अप्रत्यक्ष शासन की नीति अभी यहां पे इनके द्वारा अपनाई गई।
और इसी घेरे की नीति का जो विकसित स्वरूप है, यही जो घेरे की नीति जो क्लाइव से शुरुआत होता है, लेकिन इसका समय काल लंबा है 1765 से 1813 ईस्वी तक। तो आगे चलकर दूसरा भी गवर्नर आएगा, स्थिति थोड़ा और परिवर्तन होगा। तब तक कुछ और क्षेत्र ये जीत जाएंगे, दक्षिण के क्षेत्र को जीत जाएंगे। अभी सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए मराठे हैं, उसके बाद ही मुगल आते हैं। मेन मुगल थे नहीं, मराठे भी टूट चुके थे पानीपत के युद्ध के बाद, लेकिन अभी मैसूर बचा हुआ था, मराठे बचे हुए थे दक्षिण में, उत्तर में मुगल बचे हुए थे। तो आखिर कैसे प्रत्यक्ष शासन चलाया जा सकता था? पंजाब के क्षेत्र में रंजीत सिंह कायम थे, अवध के क्षेत्र में आप देख रहे हो तो अभी वहां पे भी शासक हैं। ठीक है, सुजाउद्दौला है, लेकिन सुजाउद्दौला कम से कम डायरेक्ट उसको अभी नहीं किया जा सकता था हस्तक्षेप। तो इस प्रकार से यहां पे अप्रत्यक्ष शासन की नीति चलाई जा रही है। और इसी घेरे की नीति का विकसित रूप हम तब देखते हैं जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आता है। और इसका विकसित रूप हम किस रूप में? तो सहायक संधि के रूप में। सहायक संधि के रूप में इसी का विकसित रूप जो हम वेलेस्ली के समय में देखते हैं, जिसकी शुरुआत वेलेस्ली के समय में हो रही है। ऐसे तो सहायक संधि को देखें तो कोई वेलेस्ली जनक तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि डुप्ले के द्वारा ही इस नीति को शुरुआत कर दिया गया था दक्षिण के संदर्भ में, लेकिन अंग्रेजों के संदर्भ में यह जनक माना जाता है। और प्रश्न पूछे तो आपको इसी को लेकर चलना है। तो यहां पे सहायक संधि जिसमें बहुत सारे राज्यों के साथ में आप देखते हो, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। हमने मराठा युद्ध के संदर्भ में बतलाया था कि 1802 के बाद, बेसिन के युद्ध के बाद, नहीं, बेसिन की संधि के बाद पेशवा से जब हो रही है, तो उसके बाद फिर से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है 1803 में। और फिर कैसे एक एक करके अलग अलग मराठा सरदारों को पराजित किया जाता है और उनके साथ अलग से संधि की जा रही है। तो यह जो युग है, यह यानी पूरी तरह से जो अपने विरोधी शक्ति थे उनको भी समाप्त करते चले जाते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते हो कि अब इनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि भारत में शासन नहीं करना है। 1813 से हमें वो चीजें अब दिखने लगेंगी। तो यहां तक आते आते हम लोग देख रहे हैं तो इसी का विकसित रूप हमें सहायक संधि प्रणाली के रूप में दिखाई दे रहा है। उसमें भी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है सहायक संधि प्रणाली। पहले हम लोग ओवरऑल तो चीजों को समझ तो लें। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं तो 1813 से 57। अब 1813 से 57 में क्या हो रहा है? तो इसमें अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के नाम से यह फेज जाना जाता है। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति यानी यह जो है 13 से 57, तो अधीनस्थ है पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अब यह अधीनस्थ पृथक्करण की नीति क्या है? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यह अधीनस्थ पृथक्करण की नीति क्या है। तो इस नीति को आप देखो तो 1813 के बाद बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण अब अंग्रेजों को इस नीति को विकसित करना पड़ रहा है। यानी यह जहां अप्रत्यक्ष शासन है इस समय तक, तो इसमें अब क्या होगा? प्रत्यक्ष शासन। प्रत्यक्ष शासन, और वह प्रत्यक्ष शासन चाहे किसी भी रूप में हो, अब वह प्रत्यक्ष शासन होना चाहिए। और प्रत्यक्ष शासन तभी होगा जब ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार होगा। अब बंगाल तक ही नहीं बल्कि साम्राज्य का प्रसार बड़े स्तर पर होना चाहिए। और इसके लिए अलग अलग नीति अपनाई जाएगी, जिसमें युद्ध के द्वारा भी कुछ शासकों पर कुशासन के आरोप लगाकर, तो वहीं कुछ राज्यों के ऊपर व्यपगत के सिद्धांत के तहत। तो यहां पे हम लोग जो देखें तो अब प्रत्यक्ष नियंत्रण यहां पे हर स्तर पर कैसे कैसे? तो युद्ध के द्वारा भी प्रत्यक्ष नियंत्रण, युद्ध के द्वारा भी प्रत्यक्ष नियंत्रण,
इसके साथ साथ हमने बताया कि कुशासन के आधार पर भी कि भाई आप शासन व्यवस्था को सही से संचालित नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा। और तीसरा, इसी में आपको व्यपगत सिद्धांत के तहत भी बहुत बड़े क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाएगा और प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। अब यह जो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है, यह प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था क्यों आखिर ऐसा ब्रिटिश करने के लिए मजबूर हुए? तो एक तो आप देखो तो 1813 में चार्टर एक्ट आता है और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन उसमें चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का जो एकाधिकार था वह बचा रहता है। लेकिन कंपनी अभी तक क्या था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि उसमें और भी 3 कंपनियां जुड़ी हुई थी, उसको मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था। वह हमने बताया है इसके पहले के लेक्चर में। तो उन सभी कंपनियों को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था और इसमें था कि सिर्फ पूर्व के देशों के साथ वही कंपनी आपको व्यापार करेगी। लेकिन अब यूरोप में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति का असर दिखने लगा था, विशेषकर ब्रिटेन में। और औद्योगिक क्रांति का असर दिखने लगा तो एक सशक्त मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, और जब मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ तो उसने फिर अपनी मांगे मांगनी शुरू की। 1833 में आप देखते हो कि चार्टिस्ट आंदोलन चला दिया जाता है। तो औद्योगिक क्रांति का असर इस पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब चार्टिस्ट आंदोलन चलाया जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया, सशक्त मध्यम वर्ग औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिक वर्गों में चेतना जगी। उसके बाद मध्यम वर्ग का उद्भव हुआ, राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, मताधिकार का विस्तार किया जा रहा है, वोटिंग राइट को। अब इधर आप देखो तो जब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया तो इससे कंपनी को तो नुकसान ही हुआ, क्योंकि कंपनी की आय जो है वह घट जाती है, जबकि जो उसका खर्च था वह खर्च या तो सीमित रहा या तो बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से यह आपको व्यवस्था लागू किया जा रहा है प्रत्यक्ष शासन का। दूसरी ओर आप देखो तो औद्योगिक क्रांति का असर दिखने लगा। अब कच्चे माल को प्राप्त करना था और तैयार माल के लिए इनको बाजार चाहिए था। तो बाजार तभी आपके नियंत्रण में होगा जब शासन आपके नियंत्रण में हो, उस क्षेत्र पे आप डायरेक्ट शासन कर रहे हो। तो ब्रिटिश वस्तु की बिक्री अधिक से अधिक कैसे हो? तो ब्रिटिश वस्तु की बिक्री अधिक से अधिक तभी हो सकती है ना जब प्रत्यक्ष शासन स्थापित होगा। तो इसके लिए प्रत्यक्ष शासन की आवश्यकता थी। तो इस नीति में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो यहां पे आप देखो तो युद्ध के द्वारा कुछ राज्यों को मिलाया जाएगा, कुशासन के आधार पर जैसे किसको मिलाया जा रहा है, ये सब प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कुशासन के आधार पर आपको अवध को शामिल कर लिया जा रहा है। व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा को 1848 में, उसके बाद फिर जैतपुर को 1849 में, फिर आप देखो तो संभलपुर को 1849 में, बाघाट को 1850 में, उसके बाद फिर आपको उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, उसके बाद 1854 में नागपुर को, 1856 में अवध को कुशासन के आरोप पे। तो इस प्रकार से व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर भी बहुत सारे राज्य को, कुशासन के आधार पर युद्ध के द्वारा इन सभी भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष शासन में लाया जा रहा है। तो यह है 1813 से 57 तक। और इसीलिए आप देखते हो तो यह जो व्यपगत और कुशासन, यह हम लोग देखते हैं डलहौजी के द्वारा इस प्रकार से राज्यों को शामिल किया जा रहा है। यह डलहौजी के समय में इस प्रकार के राज्यों को शामिल किया जा रहा है। यह हम लोग देख रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स की नीति के द्वारा
युद्ध के द्वारा। तो इस नीति को किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। और इस नीति को किसने, डलहौजी। और इसी नीति के कारण फिर क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो इनको फिर से नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि वह तो ऐसी क्रांति थी, लगा कि जैसे यहां से अंग्रेजों को भगाकर ही अब लोग मानेंगे। तो 1857 से 1937 तक अब एक नई नीति हमें दिखाई देती है, और वह नीति है अधीनस्थ संघ की नीति। यह नीति क्या है, तो यह नीति है अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति, संघ की नीति, ठीक, अधीनस्थ संघ की नीति। अब यह नीति क्या था,